तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हमें जब भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाने होंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट थिंग टू डेवलप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो हमने उनके लिए कुछ सिंबल्स बनाए हैं, जिन सिंबल्स का इस्तेमाल करके वी कैन रादर क्रिएट ब्लूप्रिंट ऑफ द सर्किट्स। जी, आपको नहीं मिला है? वहां भाई से लेना। अभी बैठ जाओ, यहीं से दे लो, फिर बाद में कर लेना। ठीक है जी। तो उन सिंबल्स को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इससे पहले कि हम बेसिक्स ऑफ हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ एक पार्ट और डिस्कस करने का है। उसके बाद हम सर्किट्स बनाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे, और सैंपल क्वेश्चंस के बाद इसको ओपन करो, टच स्क्रीन से चला लेते हैं। सैंपल क्वेश्चंस देखने के बाद हम लोग इंशाल्लाह अपने इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के लास्ट चैप्टर की तरफ चल पड़ेंगे। बेटे अब मुझे आपकी 100% अटेंशन चाहिए। ये ये खप खपैया ना करो। फोन ही बंद हो गया, ये वो चार्जर वगैरह लगाना सारा कुछ। सबसे पहला सिंबल मैंने आपसे सेल का डिस्कस कर लिया था, जरा सेल को पढ़ लेते हैं। इसके अंदर लिखा गया हुआ है सेल हैज अ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड। जी, ये इसकी भी कमांड चाहिए उनको, वो अच्छी कह रही मेरे पास नहीं है। हम्म। जी पढ़िएगा जरा, एक बच्चा ऊंची आवाज से, ये ऑनलाइन वालों से कहे तुम आप में से को पढ़ दे, इरहा गिंजा आप में से को पढ़ दे प्लीज को। ये मैं आपकी आवाज का बंदोबस्त कर रहा हूँ। फिर हम कर देंगे। जी, वो उसको ही आवाज देगी ना बच्ची को। जल्दी ऊंची आवाज से पढ़ो, शाबाश। इरहा या किंजा, ये फर्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है पढ़ो, शाबाश। सॉरी सेल वाला। What, sir? जी सेल वाला। सेल हैज अ केमिकल एनर्जी। जी There is an electrical potential difference across the terminals of the cell known as voltage. Cell आपने लिख provides सके for रुक, बस रुक जाओ रुक जाओ। पहली बात है कि सेल के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, मैंने बताया था, जैसे हमारे पास गाड़ी में हम लोग पेट्रोल डालते हैं। ठीक हो गया। तो दूसरी बात उन्होंने पढ़ी कि सेल के अंदर सेल क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों टर्मिनल्स के अंदर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। बेटा इधर ध्यान देना है, मैं फिर से, आई एम सॉरी, मैं नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तो पोटेंशियल sir. डिफरेंस होता है दोनों। एक मिनट बेटे, मुझे ये वाली बात अब डिस्क्राइब कर लेने दो ना। पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रेवल फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर। ऑल दे नीड इज प्रिंटरी ऑफ। फिर कितों चलना, इधर आओ। इसका एक प्रिंट चाहिए मुझे। ये एंड हो जाता है, इसको बंद कर देना। जी भाई साहब, आपको पता है, यू नो द ड्रिल, साइड पे खड़े हो जाना है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो मूव करता है। तीसरा पॉइंट किंजा पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट। There provides voltage, which is defined as energy transferred in सेल moving a वोल्टेज unit प्रोवाइड charge करता है, जिसको हम across क्या any कहते हैं, component. एनर्जी ट्रांसफर्ड इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस एनी कंपोनेंट। चार्ज को, एनर्जी पर यूनिट चार्ज कहता है ई ओवर क्यू। जो एनर्जी लगती है, यानी ये वो पेट्रोल जो कंज्यूम होता है, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। या इसको एक और डेफिनेशन इसके लिए क्या करते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अक्रॉस एनी कंपोनेंट। ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट पढ़ो किंगा। Or it is defined as work done in moving a unit charge across any component. Well, this work on a charge to move it यानी across. जो एनर्जी बैटरी के अंदर स्टोर्ड है, जो पेट्रोल हमने गाड़ी में डलवाया हुआ है, उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी है उसके अंदर। ठीक है जी। उसकी वजह से वोल्टेज दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, दोनों के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों टर्मिनल्स के अंदर, जिसकी वजह से सेल जो है वो प्रोवाइड क्या करता है कि चार्ज को मूव करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो एनर्जी उसमें कंज्यूम होती है उसको हम वोल्टेज कहते हैं। बैटरी क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। बैटरी क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। मैं जरा कनेक्ट कर लूँ, आगे मैंने ही पढ़ना है तो मैं इसको जरा कनेक्ट कर दूं। ये क्या है जी, कलेक्शन ऑफ सेल्स है।
और आगे स्विच क्या है, इट टर्न्स द सर्किट ऑन और ऑफ। समझे, ये सड़क है, सड़क के को ब्लॉक करने का रास्ता है या सड़क को वापस कनेक्ट करने, समझे। आपने देखा होगा कहीं शायद कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ब्रिज होता है, ओवर द रिवर ब्रिज, आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा, पाकिस्तान में अगर कभी नहीं भी देखा। वो जो ओवर द सड़क, वो जो ओवर द रिवर ब्रिज होता है, उसमें क्या होता है आमतौर पे, कि वो जो ब्रिज होता है, ये कहाँ फिर रहा है, ये जो ब्रिज होता है बेटे, इस ब्रिज के साथ क्या होता है कि जब वहां से किसी बोट ने गुजरना होता है, ट्रैफिक को रोकना होता है हमने वहां पे, तो हम ब्रिज को ऊपर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, ट्रैफिक का फ्लो रुक जाता है और बोट नीचे से गुजर सकती है। ठीक है। और जब बोट नहीं गुजर रही होती है, वापस उसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको इस तरह से भी मिसाल ली जा सकती है, जैसे हमारा वो ट्रेन का टर्मिनल होता है जहाँ से फाटक होता है, फाटक खोल दिया जाता है ताकि गाड़ियां रुक जाएं। तो सर्किट ब्रेक करने के लिए ये काम हम इस्तेमाल करते हैं। लैंप क्या चीज है जी, इट कंज्यूम्स वोल्टेज। कोई भी डिवाइस जो है हमने यूज करनी है ना अपने सर्किट्स के अंदर, उसको लैंप से डिनोट करना है। भाई साहब रजिस्टर ही नहीं है, यहाँ क्यों रख के गया था, हैं? तो ये ऐसे तो नहीं होता जिंदगी में जी। तो ये क्या करता है, कोई भी हम डिवाइस शो करेंगे तो हम यही शो करेंगे हमेशा लैंप ही, क्योंकि हमें सिंबल चाहिए ना कि यहाँ कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अच्छा जी, ये क्यों नहीं चल रही। अच्छा, ये जो बच्चे इधर बैठे हैं इनको बताना है कि इन्होंने बैठ के इस्लामियत की रिवीजन करनी है, गप्पे मारने के लिए नहीं बिठाए इधर। इट कंज्यूम्स वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, इसके इर्द गिर्द वोल्टेज ड्रॉप होगा, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसकी मिसाल हमने लाइट और हीट कल भी डिस्कस की थी। वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू। वोल्टेज ड्रॉप्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कन्वर्ट हुई है हमारी हीट या लाइट के अंदर। और मैंने आपको बताया था ये सिर्फ हीट और लाइट में नहीं होती, साउंड में भी कन्वर्ट हो जाती है। म्यूजिक प्लेयर नहीं आप चलाते, ये काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। आप पंखा नहीं चलाते, तो ये किसी भी और फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकती है। फिर यहाँ पे बेटे रजिस्टर का ये सिंबल, हम ये वाला सिंबल यूज नहीं करेंगे। आमतौर पे प्रिंटेड बुक्स में ये सिंबल इस्तेमाल होता है, आपके पेपर में भी ये सिंबल कहीं ना कहीं आपको नजर शायद आएगा। हम सिंबल यूज करेंगे रजिस्टर का ये वाला, आप साथ साथ अपने पास ड्रॉ भी कर लेंगे। जैसे समझे सड़क खराब है, ये आपने सिंबल यूज करना है रजिस्टर के लिए। दोनों में से ऊपर कोई भी सिंबल यूज कर लें आप, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, नीचे वाला निस्बतन नीट लग रहा है। ये रेजिस्टर क्या चीज है, ये बेटा कोई भी तार, कोई भी चीज जो होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होता ही होता है। जिनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है उनको हम कंडक्टर्स कंसिडर करते हैं, जिनमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उनको हम इंसुलेटर्स कंसिडर करते हैं। और जो दरमियान वाले पार्ट्स हैं, रजिस्टर का क्या काम है, मैंने आपको बताया ट्रैफिक वार्डन वाला इसका काम है। इसने कंट्रोल, इसके जरिए हम कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक है, हम बताते हैं कितना चार्ज फ्लो करेगा कितना नहीं। हमारे पास जो इसके लिए एक डिवाइस, नेचुरल हमने एक डिवाइस बनाई हुई है रेजिस्टेंस के लिए। वो दो तरह की डिवाइस होती है, एक होती है जो फिक्स्ड रेजिस्टर वाली होती है, यानी आप बाजार से रेजिस्टर खरीदें 2 ओम का, 4 ओम का, 6 ओम का। और एक और डिवाइस होती है जो इसके बाद हम नीचे पढ़ने वाले हैं, उसको इसके साथ, ये वेरिएबल रेजिस्टर। उसमें रेंज होती है, आप चेंज कर सकते हैं उसका रेजिस्टेंस, 2 ओम से 4 पे ले जाएं, 4 से 6 पे ले जाएं। ये कहाँ इस्तेमाल होता है वेरिएबल रजिस्टर, किसी के जहन में कोई एग्जांपल इसकी है, वेरिएबल रजिस्टर कहाँ इस्तेमाल होता है, वरना मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। इसको हम चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। आप सोचें बल्ब के साथ अगर रेजिस्टेंस लगाओ, छोटा रेजिस्टेंस लगा है तो बहुत ब्राइट बल्ब जल रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ा कर देंगे उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी, और बड़ा रेजिस्टेंस कर देंगे और कम हो जाएगी, और बड़ा कर देंगे शायद बल्ब बंद हो जाएगा। ये फिक्स रेजिस्टेंस के इस बारे में बात हो रही। लेकिन आपके पास कोई ऐसी डिवाइस भी होती है जो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा आप कर सकते हैं। कौन सी एग्जांपल है, किसी बच्चे ने भी बोली थी, Capacitor. फैन की एग्जांपल। फैन के साथ आपके वो जो मॉड्यूलेटर लगा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वो जो फैन के लिए लगा होता है, डिमर, क्या कहते हैं उसको, डिमर। वो डिम कर रहा हो, किस चीज को डिम कर रहा होता है, करंट के फ्लो को डिम कर रहा होता है। कैसे, आप उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये वेरिएबल रेजिस्टर लगा होता है। सारी फंक्शंस जो रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे वो सारे वेरिएबल रेजिस्टेंस में भी मौजूद हैं। दोनों में फर्क क्या है, एक रेजिस्टेंस जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है जितने का भी होगा, और जब हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो फिक्स्ड नहीं है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसका क्या फायदा है, उसका फायदा हम आगे जाके सर्किट्स में पढ़ेंगे। मैं वर्बली थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। हमें एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं, दो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। आपको पता है किसी भी जगह से अगर रास्ता बंद हो या ट्रैफिक हो तो हम एक अल्टरनेट रूट लेते हैं। अगर एक जगह जाने के दो रास्ते हो तो हम कौन सा रास्ता चूज करेंगे, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो या जहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो।
यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो यानी ट्रैफिक ब्लॉक कम है, सड़क निस्बतन सही है। तो अगर हमारे पास एक सड़क ऐसी है जिसका रेजिस्टेंस हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो दूसरी सड़क की ट्रैफिक भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हम जब भी चाहते हैं कि लोग उस सड़क से ट्रेवल करें, जिस जो मेन सड़क है, हम ये जो दूसरा रास्ता है इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, इसको बंद कर देंगे। इसके कई तरीके कर सकते हैं। हम चाहते हैं ट्रैफिक का फ्लो इस तरफ बढ़ जाए, उधर से कम हो जाए, हम क्या करेंगे, इधर का रेजिस्टेंस कम कर देंगे। इसकी एक और एग्जांपल बेहतरीन आपको बताता हूँ। आप लोग जब भी किसी कॉलोनी में एंटर होते हैं तो बैरियर लगे होते हैं, स्पेशली डिफेंस और बैरियर टाइप जो कॉलोनी होती है इनमें क्या लगे होते हैं, बैरियर लगे होते हैं। जब ट्रैफिक का फ्लो कम होता है वो सिर्फ सिंगल लेन को ओपन करते हैं, दूसरी लेन से गाड़ी गुजर ही नहीं देते। हर किसी की मजबूरी है उसी लेन से गुजरना है उसमें। आप चाहते हैं ट्रैफिक का फ्लो बढ़ता है, वो अब चाहते हैं दूसरी लेन भी इस्तेमाल करें, वो दूसरी लेन से बैरियर हटा देते हैं, तो कुछ ट्रैफिक उधर से गुजरने। ये ग्रीन वैली वाली आपके सामने एग्जांपल है। वो चाहते थे लोग ग्रीन वैली के आगे से गुजरे, उन्होंने जो मेन रास्ता वो रास्ते ही बंद कर दिया है। तो सारी ट्रैफिक किधर से गुजर रही है अब, ग्रीन वैली से। आगे चलते हैं। अब एनी वायर, हर रेजिस्टर इज अ डिवाइस दैट अपोजेस और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट्स। ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। एनर्जी इज कंज्यूम्ड टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस। जारी बात है इसमें से अब एनर्जी कंज्यूम होगी इसमें भी। बल्ब में भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, लेकिन वहां एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसी ऐसी चीज में जिसको हमने यूज करना है। रेजिस्टेंस में एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट में सिर्फ। उसमें कन्वर्ट होती है मैक्सिमम लाइट में, और वो भी ऐसी जो हम यूज नहीं करना चाहते। तो ये फर्क है रेजिस्टेंस और लैंप में। लैंप में और रेजिस्टेंस में क्या फर्क है, लैंप से हम यूजफुल एनर्जी निकाल रहे हैं, रजिस्टर से हम यूज वो कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। काम दोनों का एक ही है, रोकना ट्रैफिक को। ठीक है। अच्छा जी, वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस एनी रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें से। जी थैंक यू। ये आपने याद रखनी है डेफिनेशन। रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन ये भी है, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। रेजिस्टेंस को वो लिखा भी हुआ है नीचे, वी और आई की ये रेशियो। आगे बेटे वायर है, ये वायर को कनेक्ट करने का तरीका है। इसमें मैं दो चीजें, एक और वायर का तरीका बता देता हूँ। ये एक वायर है, ये एक दूसरी वायर है जिसने इसके ऊपर से गुजरना है। जिसने क्या करना है, अस्सलामुअलैकुम, आ जाए शाबाश, जिसने इसके ऊपर से गुजरना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए ऐसे कर्व बना देते हैं। इस कर्व का मतलब है वायर इसके ऊपर से जंप कर रही है। ठीक हो गया, समझ आ गई मेरी बात। ये क्या है, इसका मतलब है ये दो तारें यहाँ पे आगे कनेक्ट हो रही हैं। और ये क्या है, ये दोनों तारे आपस में कनेक्ट नहीं हो रही हैं। मिनल, आपको पता है ना रजिस्टर निकाल के क्या करना है। हाँ, खड़े होकर काम करना है। हाँ जी। वो लड़के फौरन देख रहे हैं, सर ने लड़की को उठा दिया है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वायर्स जो होती है, मेटल, कोई मेटल होता है, मेटेलिक इन नेचर होते हैं। दे कैरी द करंट फ्रॉम बैटरी टू द अप्लायंसेस। एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल तक इन्होंने करंट को लेके जाना है। दे हीट अप। हीट अप क्यों होंगे, क्योंकि बहरहाल दरमियान में पार्टिकल्स की कोलिजन्स तो हो रहे हैं। कोलिजन्स होंगे तो क्या होंगे, हीट तो जनरेट होगी है। और क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ी सी वेस्ट हो जाती है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। डिफरेंट वायर्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। तो डिफरेंट वायर्स की डिफरेंट होगी। कॉपर की वायर और सिल्वर की वायर की मिसाल ले लेते हैं। आप लोगों ने कभी रिसेंटली चार्जर खरीदा है या वो चार्जिंग केबल खरीदी है बाजार से, तो आपको पता है ना चार्जिंग केबल 150-200 की भी मिल जाती है और 350-400 की भी मिलती है। क्या फर्क होता है दोनों के अंदर, क्या क्वालिटी में डिफरेंस होता है। एक बेटा सिल्वर वायर की होती है, दूसरी कॉपर की होती है। आपको निशानी क्या होती है, आप उसको देख सकते हैं, वायर जो अंदर से गुजर रही है वो कॉपर कलर की है या सिल्वर कलर की है। सिल्वर कलर की वायर जो होती है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है करंट पहुंचाने में। वो यानी आप खराब सड़क पे जब गाड़ी चलाते हैं तब पेट्रोल ज्यादा लगता है या स्मूथ सड़क पे पेट्रोल ज्यादा लगता है। आप यही देख लीजिए, ये लड़कों को पता होगा, गाड़ी की जब माइलेज काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं, क्या पूछता है कोई, इसकी माइलेज क्या है, कैसे बता पूछता है वो बोला, कहता है जी इन सिटी कितने किलोमीटर देती है और लॉन्ग पे कितने, ऐसी है ना। वो लॉन्ग से उसकी असल में क्या मुराद है, उसकी मतलब मुराद असल में ये होती है कि जब रेजिस्टेंस फेस कर रही होती है, बार बार गाड़ी ने रुकना है, खराब सड़कों पे चलना है, तब क्या कितना पेट्रोल कंज्यूम करना है उसने। और जब उसने स्मूथ सड़क पे चलना है तब कितना कंज्यूम करना है। अब आपसे सवाल ये है, कहाँ वो पेट्रोल कम कंज्यूम करती है, खराब सड़क पे या ये इरहा ने बताना है, इरहा कहाँ ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करती है गाड़ी, जब वो खराब सड़क पे चलती है या स्मूथ पे चलती है। आपने गैस करना है क्योंकि आप गाड़ी तो नहीं चलाती होगी, आपका क्या ख्याल है। What?
किस सड़क पे पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम होगा, खराब सड़क पे या साफ सुथरी सड़क पे? गैस करो। नहीं, मेरा मतलब के साफ हाँ, सुथरी वाले में लेस पेट्रोल यूज होगी। साफ सुथरी वाले में लेस पेट्रोल यूज होगा, क्योंकि पेट्रोल कंज्यूम हो क्यों रहा है? फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। किसको ओवरकम करने के लिए? और साफ सुथरी सड़क पे ऑलरेडी फ्रिक्शन कम है, साफ सुथरी सड़क पे ऑलरेडी फ्रिक्शन, देयर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, ये हमने कल ही पढ़ा, लेंथ से डायरेक्टली रिलेटेड है। जितनी ज्यादा लेंथ है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टिविटी का अल्टीमेटली फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ ओवर एरिया। वायर रेजिस्टर के तौर पे एक्ट करती हैं बहरहाल। यहां तो कोई कंफ्यूजन? ये बेटे अब आगे नाम है, हमारे सिलेबस में एमीटर का जिक्र है, वोल्ट मीटर का जिक्र है, गैल्वेनोमीटर का हमारे जिक्र पेपर में आएगा, लेकिन हमें पढ़ाने के लिए वो जरूरी नहीं है। एमीटर जैसा कि नाम से जाहिर है एम्पियर को मेजर करने के लिए है, और ये हमेशा कनेक्ट होता है, याद रखना क्या है, सीरीज में। कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज का क्या मतलब है मैं पहले बता चुका आपको, सर्किट के अंदर ही इसने कनेक्ट होना है, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा कनेक्ट किया जाएगा पैरेलल में, यानी एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है। लेकिन चूंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, सॉरी, इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इधर को करंट नहीं फ्लो करता, करंट सीधा ही फ्लो करता। तो ये मेजर सिर्फ कर लेता है दोनों साइड्स पे कितना फर्क। एमीटर के अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, इसलिए सीरीज में से ज्यादा भी हो तो पाथवे ही नहीं है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है बेटे, ये ना बहुत सेंसिटिव, ये क्या करते हैं, इसके अंदर ना स्विच लगा होता है, ये एमीटर का काम भी देता है, और स्विच लगाए ना तो हम क्या करते हैं, इससे पोटेंशियल डिफरेंस का भी काम ले सकते हैं, वोल्ट मीटर का भी काम ले लेते हैं, ओम मीटर का भी काम ले लेते हैं। इसको तीन चार तरह से हम ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन हमने गैल्वेनोमीटर को अभी कहाँ पढ़ना है, ए लेवल में जाके। ओ लेवल में हमने इसको स्टडी, नाम इसका शायद कहीं पेपर में आ जाए कि ये कहीं पेपर में लिखा होगा है, हमने एक गैल्वेनोमीटर यूज किया है, लेकिन कहीं पे भी उससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछा जाएगा। रीडिंग आपसे हमेशा पूछी जाएगी यहाँ एमीटर की, इसका मतलब आपने करंट मेजर करना है सर्किट में। यहाँ पूछी जाएगी वोल्ट मीटर की, इसका मतलब आपने पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है अक्रॉस एनी अप्लायंस। ये बेटा थर्मिस्टर और हीट रेजिस्टर जिसको कहते हैं, हमारे ना दो रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर या लाइट से। जो टेम्परेचर से सेंसिटिव होता है उसको कहते हैं थर्मिस्टर, क्या कहते हैं उसको, और जो लाइट से सेंसिटिव होता है उसको कहते हैं एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। वो हीट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, एचडीआर है, ये एलडीआर, ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? आपने देखा कुछ घरों में लाइट्स लगी होती हैं बाहर, जैसे ही सूरज डूबता है लाइट्स ऑन हो जाती हैं, कोई ऑन करने नहीं जाता, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। यस। या आपने देखा है कि हमारी जो एसी है, एसी एक खास टेम्परेचर जब कमरे का रीच कर जाता है तो फोन बंद हो जाता है। ये फ्रिज है या फ्रीजर है, ये कैसे इसको पता लगता है मैंने कहाँ बंद होना है? टेम्परेचर की बेसिस पे। इसका मतलब जो एसी और फ्रिज में रेजिस्टेंस लगा होता है वो हीट सेंसिटिव होता है, और जो बाहर लाइटों के लिए लगा होता है आमतौर पे वो लाइट से डिपेंडेंट है। अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ओ लेवल में हमने सिर्फ एक ही तरह का एलडीआर और एचडीआर पढ़ना है, ए लेवल में जाते हैं तो दो तरह का पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है? हम ये बात बाय डिजाइन फिक्स कर सकते हैं कि इसने लाइट आने पे बंद होना है या लाइट जाने पे बंद होना है, यानी जब इस रेजिस्टेंस पे रोशनी पड़े तो इसने रेजिस्टेंस ने काम करना है, या रोशनी पड़नी बंद हो तो रेजिस्टेंस ने काम करना है। दोनों तरह का रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं। एक यानी वो रेजिस्टेंस है कि यार सूरज की रोशनी पड़ रही है तो तुम ए रेजिस्टेंस तुम बंद हो जाओ ताकि करंट फ्लो करने लग जाए, लाइट चल पड़े, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस वो है कि भाई जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो तुमने चलना है, क्योंकि तुम चलोगे अगर ए रेजिस्टेंस, तुम तब जब चलोगे तभी हम इधर से करंट का बहाव रोकेंगे और दूसरी तरफ से चला पाएंगे। लेकिन ओ लेवल में हमने दोनों टाइप का नहीं पढ़ना, इसलिए आपने इस पार्ट को अंडरलाइन कर लेना है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। जितनी लाइट बढ़ेगी उतना एलडीआर का रेजिस्टेंस कम होगा, लाइट पड़ने से रेजिस्टेंस कम होगा, लाइट पड़ने से रेजिस्टेंस, और लाइट ना पड़ेगी जब जितना जितनी लाइट डिम हो जाएगी उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इसी तरह की हम एक मोबाइल फोन में आपने देखा ब्राइटनेस ऑटो होती है, ब्राइटनेस जो ऑटो होती है तो वो तेज कब होती है, जब उसके ऊपर रोशनी पड़ रही होती है या जब उस पर रोशनी नहीं पड़ रही होती है?
जब उस पर रोशनी पड़ रही होती है तब वो तेज हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी बाहर से रोशनी आ रही है, उसका मुकाबला करने के लिए उसको ज्यादा लाइट, इसका लाइट पड़ने पे रेजिस्टेंस कम हो जाती है ताकि करंट और फ्लो करे। ठीक हो गया। लेकिन हम अब देखें रेजिस्टेंस कम हो गया ना, ये एलडीआर का कमाल है। लेकिन वो जो सूरज वाली मिसाल थी उसमें क्या हो रहा था, लाइट कम हो रही थी तो रेजिस्टेंस भी कम हो रहा था ताकि लाइट जलनी शुरू हो जाए। राइट। इसलिए हमने इन एग्जांपल्स के अंदर से बाहर निकलना है, दोनों तरह का रेजिस्टेंस पॉसिबल है। आपने याद रखना आपके सिलेबस में जब भी एलडीआर आएगा तो वो कौन सा आएगा, इनवर्स रिलेशन वाला। लाइट बढ़ेगी रेजिस्टेंस कम होगा, लाइट कम होगी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। याद रहेगी ये बात। अच्छा जी, ऊपर वाले दो जुमले पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस हुज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लाइट इंटेंसिटी, या रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू लाइट। एचडीआर के ऊपर भी बात कर लें, जो इससे ऊपर वाला थर्मिस्टर है, इसमें भी देख लीजिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर इसका मतलब बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस, एसी में यही वाला लगा होता है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, वो तेजी से काम करने लगता है। बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये ट्रिप कर जाता है। ठीक हो गया। फ्रिज फ्रीजर में भी इसी तरह का काम चलता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो इनका इस्तेमाल नहीं है, बाहर की दुनिया में। वो मेरा कजन बताता है, कहता है यार आपको पता ना हमारे यहाँ पे अभी पिछले दिनों काफी ठंड थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मेरा कजन आया हुआ था एक, वो कहता है जी उधर तो -26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। -26 समझते हैं कितना होता है, हमसे -2 नहीं बर्दाश्त होता। वो कह रहा तो जिंदगी का निजाम कैसे चलता है। कहता जी गाड़ियां भी हीटेड होती हैं हमारी, हमारे यहाँ पे घरों में ऑफिस में हर जगह सेंटर, बाहर तो हमने निकलना नहीं, यानी निकलना है तो कितना निकलना है, घर के दरवाजे से गाड़ी तक, या गाड़ी के दरवाजे से जहां भी ऑफिस जिस भी जगह जा रहे हैं वहां तक, तो इतनी देर के लिए हमने 3-4 लेयर्स पहनी होती हैं। अब वहां पे इसका मतलब है सेंट्रली हीटेड चीजें चल रही हैं। तो बीच में देखा मैंने कैसा कनिंगली शो मारी, मेरा कजन अमरीका रहता है। बादलों का निजाम ही इस बेसिस पे चलता है, हाँ भी साडा केड़ा केड़ा बाहर रहता। ये भी शो मारने का एक तरीका होता है, जैसे मैंने वो आपको दिखाया ना एड के अंदर, कि बताना कुछ और है, दिखाना आईपैड आईपैड में होता है। ये तरीके होते हैं इम्प्रेस करने के। वो मैं जब अमेरिका गया था तो ये हुआ था, तो ये हुआ था। वो दुबई में मेरे चाचू के ने ना वहां से मुझे वो भेजा, स्वेटर भेजा, बड़ा मजे का स्वेटर था। बाद में पता लगता है चाचू इधर आए थे लंडे के साथ से लेके आए थे। खैर, तवज्जो जरा चाहिए यहाँ पे। वो जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होगा जहाँ पे पाकिस्तान में, वो कुछ जगहों में मैंने सुना है, कुछ होटल्स ने नॉर्दर्न साइड्स पे शुरू किया हुआ है, कुछ होटल्स में है। देखा भी है मैंने, चलता हुआ नहीं देखा, लगा हुआ देखा है हमारे, माशाल्लाह आपको पता है ना। कश्मीर में ये है, कश्मीर में इंडियन कश्मीर में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, जहाँ यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है वो गैस डिपेंडेंट, गैस के जरिए से चलता है वहां पे, लेकिन वो चलते हैं बिजली से। कैसे चलते हैं, उन्हें जब टेम्परेचर बढ़ना है बाहर का तो वो चाहते हैं वो काम बंद हो जाए। वो क्या चाहते हैं, वो बंद करने के लिए रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा ना उनको। तो वहां पे इसका मतलब है टेम्परेचर और वो डायरेक्ट रिलेशन में होता है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हम इस डिवाइस को दोनों तरह यूज कर सकते हैं। तरीकाकार कोई होता है, ए लेवल में जाके पढ़ेंगे कि हम उसको किस तरह से डायरेक्ट रिलेशन में भी डेवलप कर सकते हैं और इनवर्स रिलेशन में भी डेवलप। लेकिन हमने कौन सा पढ़ना है, ओ लेवल आईजीसीएससी में, वो वाला जो इनवर्स रिलेशन में है। किसमें है वो, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लाइट वाले में भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर सॉरी इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़, लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, सॉरी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और लाइट इंटेंसिटी कम होगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशनशिप भी इनवर्स है, और रेजिस्टेंस और लाइट का रिलेशनशिप भी इनवर्स है। कोई प्रॉब्लम। अगली डिवाइसेस पे चलते हैं। ये बेटे डायोड है। डायोड एज सच हमें नहीं पढ़ना होता, पहले ही हमारे सिलेबस का हिस्सा होता था। ये आई बेटे वो नॉट गेट और एंड गेट। ये नॉट गेट है ना, आगे नहीं, एक तरफ से ये करंट को फ्लो करने देता है, दूसरी तरफ से फ्लो। इनके कॉम्बिनेशन होते हैं, इसकी एक डायोड एक डिवाइस है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। एक तार है बेटे मेरे पास, ये एक तार है कॉपर की। मैं पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे बैटरी का लगा दूं और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगा दूं, तो क्या ये फ्लो करेगा करंट के, नहीं? करंट फ्लो करेगा ना, नेगेटिव वाली साइड से पॉजिटिव वाली साइड पे जाएगा ना। अच्छा, अगर मैं रिवर्स कर दूं इसको, मैं एक काम करता हूँ,
पॉजिटिव टर्मिनल से तार का यही हिस्सा लगा देता हूँ, नेगेटिव साइड से तार का दूसरा हिस्सा लगा देता हूँ, क्या अब नहीं करंट फ्लो करेगा? करेगा ना? इसमें कोई प्रॉब्लम है? दोनों तरफ करंट फ्लो कर सकता है ना, एक सड़क है दोनों तरफ जा सकते, लेकिन क्या ऐसा होता है हम सड़कों पे पाबंदी लगा देते हैं कि इधर से सिर्फ इस तरफ ही जाना, दूसरी तरफ नहीं जाना, ब्लॉक कर देते हैं, वन वे बना देते हैं सड़क को। वो वन वे बनाने का तरीका ये होता है, आपने देखा भी होगा, इसी तरह का बोर्ड लगा होता है और ऊपर क्रॉस बना होता है, इधर को नहीं जा सकते आप, राइट? डायोड एक डिवाइस है जो करंट के फ्लो को यूनिफाई कर देती है, एक ही तरफ कनेक्ट मूव करना, उसने दूसरी तरफ मूव करने की इजाजत नहीं है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ये डायोड्स के फिर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो बनाते हैं ट्रांजिस्टर्स, क्या बनाते हैं? और ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं फिर वो एलईडी हमारी जो बनती है, हमारे प्रोसेसर बनते हैं, हमारे जितने भी सर्किट्स बनते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान में बिठाना चाहता हूँ, ये भी हमारे कोर्स में कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको याद हो, डायोड्स के कॉम्बिनेशन ही होते हैं जो एलडीआर और एचडीआर बनाते हैं। ये डायोड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, मैंने बताया ना, हम दोनों तरह के डेवलप कर सकते, डायोड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन हमने डायोड्स को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना, पहले ये सिलेबस का हिस्सा होता था डायोड फिजिक्स में, अब इसको फिजिक्स में से निकाल दिया गया है, सिर्फ सीएस में रखा गया। सीएस में आपको अभी भी नॉट एंड और गेट पढ़ने हैं, वो डायोड्स के जरिए से काम होता था। डायोड का सिंबल है हमारे पास जनाब, डिवाइस है जो करंट को एक तरफ बनाती है, दूसरी तरफ नहीं जाने देती। फिर एलईडी है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, डायोड एक डायोड होता है, ये भी एक ही तरफ करंट को फ्लो कराता है और ये इसमें से लाइट एमिट होती है। ये इट इज अ डायोड दैट ग्लोज व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, इफ करंट इज रिवर्स डायोड विल नॉट ग्लो। अगर करंट रिवर्स करेंगे, क्योंकि करंट उसने दूसरी तरफ से तो जाने नहीं देना। अच्छा, सिंबल आपको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि सिंबल ये वाला कहीं ना कहीं सर्किट में इस्तेमाल हुआ आपको नजर आ जाएगा पेपर में, ठीक है? और आखिर में आ जाते हैं जी, लफ्ज एक है फ्यूज। फ्यूज एक डिवाइस है, बिल्कुल एंड पे, टेल एंड पे पढ़ेंगे। फ्यूज क्या होता है बेटे? सर्किट के अंदर एक तार होती है और ये खास तार होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बाकी तार के कंपैरिजन में लो होता है। मैंने आपको बताया जब भी किसी कंडक्टर में से ये करंट पास करता है, वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसका टेम्परेचर, जब भी किसी तार में से करंट पास करता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो अगर क्या हुआ, तो उसको बोलते हैं ना वो स्प्रे कर, हाँ, जैसे ही कहीं हम करंट ट्रेवल कराते हैं किसी तार में से, तो टेम्परेचर को क्या होता है? इंक्रीज करता है। टेम्परेचर को क्या करते हैं? देखें, इस सड़क से जैसे ही गाड़ियां पास करेंगी क्या होगा? टेम्परेचर इसका रोड का इंक्रीज करेगा, राइट? तो क्या ऐसा होता है कि बड़ी गाड़ियां भी इससे गुजर सकती हैं? कोई रोक सकता है बड़ी गाड़ियों को? है ना, रोक सकता। लेकिन हो सकता है ये जो ब्रिज बनाया गया है ये बड़ी गाड़ियों के लिए बनाया ही ना गया हो। तो अगर बड़ी गाड़ी उतना लोड, जितना लोड नहीं एक्सेप्टेबल, उतने लोड की गाड़ी इस ब्रिज से गुजरेगी, तो ब्रिज के साथ क्या होगा? टूट जाएगा ना ब्रिज, नुकसान हो गया बहुत सारा। क्यों ना ऐसा करें, हम ब्रिज से पीछे एक छोटा सा एक छोटा सा रास्ता, एक ऐसा पाथ बना दें कि ऊपर बोर्ड लगा दें कि 8 फुट से ऊपर की गाड़ी इस पर से नहीं गुजर सकती। अब 8 फुट से ऊपर की गाड़ी अगर उस पर आएगी तो उसकी छत क्या होगी? उस बोर्ड से टकराएगी, वहीं रुक जाएगी कि नहीं? ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन ब्रिज बच गया इससे। हमारी बेटे ये अप्लायंसेस बड़ी महंगी होती हैं, ये एसी, ये प्रोजेक्टर, ये आईपैड, लैपटॉप, फ्रिज, फ्रीजर, ये सस्ते नहीं होते बेटे। आप लोगों को लगता है सस्ते होते हैं क्योंकि आप लोगों ने तो नहीं खरीदे होते, तो आपने तो बस यही देखा है कि जरूरत पड़ी तो पता नहीं अब्बू ने कहीं ना कहीं से पे कर दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। लेकिन ये महंगे होते हैं। अब इन्हें बचाने के लिए इसी तरह का एक 8 फुट का बोर्ड लगाया जाता है। वो 8 फुट का बोर्ड क्या होता है? एक फ्यूज होता है, ये सर्किट का हिस्सा है, तार है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट है कम। जैसे इस पर से ट्रैफिक गुजरती है, यानी हैवी करंट जब भी इस पे आता है ये मेल्ट हो जाती है, और जब मेल्ट हो जाएगी तो रास्ता टूट गया, हमने बड़ी अप्लायंसेस बचा, बिजली बंद हो जाएगी आपके घर की, लेकिन उससे आपकी डिवाइसेस बच जाएंगी। ये जो आपके पास ये लगा हुआ है ना आपके राइट हैंड पे, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग ब्रेकर्स लगे होते हैं, ये ब्रेकर्स बेसिकली फ्यूज होते हैं। दिस इज बेसिकली अ फ्यूज बॉक्स। ये फ्यूज की मॉडर्न हालत है। फ्यूज जब भी मेल्ट होता है, नया फ्यूज लगाना पड़ता है ना, ब्रेकर क्या करता है? ऑफ हो जाता है, सर्किट को खुद तोड़ देता है। इससे क्या होता है? मैं नया फ्यूज, लेकिन बहुत ज्यादा, फिर भी कभी ऐसा होता है वोल्टेज एकदम से बहुत ज्यादा अप डाउन हो तो आपको होता है ब्रेकर भी खराब हो जाता है। फिर आप जैसे उसको ऑन करते हैं वापस हो, क्या आपकी बाकी अप्लायंसेस को बचा रहा होता है, आप ब्रेकर चेंज कर लेते हैं, आपका बाकी सर्किट बच गया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? दो लॉज हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिखे हुए, चार्ज इज नेवर कंज्यूम्ड, करंट इज नेवर ड्रॉप्ड। चार्ज नहीं कंज्यूम होता, करंट नहीं ड्रॉप होता,
जो चार्ज के मूव करने से एनर्जी डेवलप होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो एनर्जी कंज्यूम होती है। क्या कंज्यूम होता है? और कंज्यूम होने का भी क्या मतलब है? वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मुझे नहीं यार इसमें क्यों अभी डिफ्यूजन नहीं हुआ, अल्लाह करे ना ही हो, मैं इधर ही रहूं। अच्छा खिड़की खोल है तुम्हारे जैसे? आप लोग तो बिल्कुल ही परेशान होके बैठ गए। आप भी मेरी जगह कभी खड़े हो ना ऊपर। अच्छा जी, लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा लॉ भी सुन लें साथ ही। इट इज एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, हैज वोल्टेज इज ड्रॉप्ड और कंज्यूम्ड अक्रॉस अप्लायंसेस। ये एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और वो कंज्यूम होती है। यहाँ तो प्रॉब्लम, मैंने एक लफ्ज को जान के ओमिट किया है बीच में से। एक लफ्ज को मैंने जान के ओमिट किया है बीच में से। उस लफ्ज को मैं ओमिट करने की वजह यह है कि मैंने उस लफ्ज को अब आपके सामने डिस्कस करना। एक मिनट में खिड़की बंद कर लूं, शोर ज्यादा आ रहा है पीछे से। प्लीज आपने थोड़ी देर देखना है और बाद में आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है? पहले थोड़ी देर सिर्फ देख लेना है। मैडम बस करें। दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मैं उनके दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूं। एटीपी के अंदर एक सवाल ये आता है कि आपने फिजिकल क्वांटिटीज का नाम और उनका यूनिट लिखना होता है। इसलिए आपने जब भी ग्राफ बनाना है, कभी कभी क्या होता है एटीपी के पार्ट में ग्राफ बना जाता है, कहते हैं इसको फिल करें। तो आपने फिल क्या करना होता है, ये जो मैंने अभी व्हाइट कलर से लिखा। बच्चे क्या करते हैं, इधर एक तरफ आई और दूसरी तरफ वी लिख देते हैं, लेकिन स्लैश डाल के उसका यूनिट नहीं लिखते, तो उनके नंबर फिर नहीं आते। ध्यान में रखना है, ग्राफ में जब भी किसी क्वांटिटी को एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे शो करना है, उसका यूनिट लाजमी शो करना है, राइट? सर दोनों पहले वीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक वी क्वांटिटी का नाम है, दूसरा वी जो है वो उसका यूनिट है। हाँ। तो जरा मैं साइड पे करके इसके साथ ही एक और चीज भी डेवलप कर देता हूँ। हमें पता है, वी नो दिस, के आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से वी इज इक्वल्स टू आई आर, राइट? फॉर्मूला याद रखने के लिए, इनका रिलेशनशिप याद रखने के लिए, वी कैन डेवलप अ ट्राइंगल। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर हम वी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम आई पुट कर सकते हैं और यहाँ पर आर पुट कर सकते हैं। व्हाट दिस मीन्स इज, ट्राइंगल का ये फायदा होता है बेटे कि आपको पता लग जाता है, ट्राइंगल की इमेज अगर जहन में बैठ जाए
तो आपको पता है आपने V फाइंड करना है, आप I और R को मल्टीप्लाई कर दें। आपने I फाइंड करना है विच इज दिस, तो आप इन दोनों की फ्रैक्शन बना दें विच इज V ओवर R। और आपने R फाइंड करना है, यानी कि आपने ये फाइंड करना है, तो आप इन दोनों की रेशो बना दीजिए विच इज V ओवर I। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस इज रेशो ऑफ V टू I। रेजिस्टेंस क्या है? V से I की रेशियो है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अभी आपने बनाना कुछ नहीं, सिर्फ सुन लेना, आप इकट्ठा बनाइएगा, मैं अभी टाइम देता हूँ, पहले गौर से सुन लें सारी बात। अगर ये इनकी रेशियो है, अगर ये इनकी रेशियो है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये बनता है, हम ये बात मैथ्स में पढ़ चुके, फिजिक्स में पढ़ चुके, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आई बढ़ेगा, इसकी मैं मैथ्स से एक एग्जांपल दे लेता हूँ। फर्ज करें आर की वैल्यू है, आर इज इक्वल टू, ये मिटा दूंगा मैं अभी, इसलिए मैंने कहा था कुछ भी आर नहीं बनाना मैंने। फर्ज करें आर की वैल्यू है 6। ये 6 कैसे आ सकती है? 6 ऐसे आ सकती है अगर ऊपर 12 हो और नीचे 2 हो, राइट? अब फर्ज करें मैंने नीचे से 2 को इंक्रीज करना है, आई है ना, ये 2 क्या है? आई है। और ये 12 क्या है? वी है। फर्ज करें मैंने इसको 2 से करना है 3, आंसर तो मेरा 6 ही रहना है ना, चेंज तो नहीं होना आंसर? आंसर चेंज? क्या 6 आंसर कैसे आएगा? ऊपर क्या लिखा हो? 6 आंसर कैसे आएगा? ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? अब ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? 36 लिखा होना चाहिए। हाँ, 3 कितने हजार? 3 6 हजार क्या होता है? इसका मतलब है 18 वैल्यू आएगी तो 6 आएगा वापस। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? क्लियर? अगर मैं इसको 1 पे ले आता हूँ, यानी ऊपर वाले को 3 को 1 पे कन्वर्ट कर देता हूँ, अब 18 की जगह क्या आ जाएगा? आंसर 6 लाना है, तो 18 की जगह क्या आ गया? जी रहा किंजा, यहाँ तक सबको समझ आ रही है? Yes. यस? Yes. बात बात सुनो, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर सो फार? ओके। क्या इससे ये साबित होता है यार? देखो यहाँ वो ये तो नहीं खराब, ये बच्चे बड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं स्मेल से, इसके अंदर तो नहीं कोई मसला? अच्छा जी, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 6। आई को इंक्रीज करेंगे तो वी को इंक्रीज करना पड़ रहा है, वी को इंक्रीज, यहाँ से आपको प्रॉब्लम फील हो रही है खड़े होके? तो इन्होंने की मसला हो रहा है फिर? हो रहा है मसला भी आप लोगों को? यस और नो? जल्दी करो ना, मैं जो आगे क्लास में मसला है भी, है ये इनको को मसला है इन लोगों को, आप लोगों को पीछे बिठा दें? पक्की बात है? पीछे बैठ जाए आप लोग, मेरी क्लास में मुझे ध्यान असल में बहुत ज्यादा चाहिए। श्योर? 6 आंसर लेने के लिए अगर मैं आई की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं तो वी की वैल्यू भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, आई की वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं तो वी की वैल्यू भी डिक्रीज करनी पड़ रही है। या इसी को आप इस तरह से देख लीजिए, ये ऊपर वाले फॉर्मूले से देख लीजिए कि आई और वी का आपस में रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड है। क्या है दोनों आपस में? यहाँ तक को प्रॉब्लम? अबूबकर साहब ये समझ आ गई बात? इरहा आपको समझ आ गई? Yes, किंजा, sir. इरहा, किंजा आपको समझ आ गई? Yes, sir. वी और आई का आपस में रिलेशनशिप, आई बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, या यूं कह लेते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लैंप है ना, लैंप के इर्द गिर्द अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो आपका करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, या करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। ये दोनों आपस में रिलेटेड है एक दूसरे से, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई मसला नहीं। इसका मतलब है अगर मैं इसका ग्राफ डिजाइन करने की कोशिश करूं, ये दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, ये दोनों आपस में क्या है? तो ग्राफ ऐसा बनेगा। यस और नो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अभी आप प्लीज नहीं बना रहे हो क्योंकि मैंने पता नहीं क्या कुछ करना है इसके साथ। यहां तक किसी को कोई रिलेशनशिप? आपको हम पहले पढ़ चुके हैं, हम स्पीड टाइम ग्राफ में पढ़ चुके हैं, हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि दो क्वांटिटीज का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो लाइन बनती है उसका जो ग्रेडियंट होता है, आपको तो नजर ही नहीं आ रहा होगा, उसका जो ग्रेडियंट होता है, वो जो ग्रेडियंट होता है वो एक थर्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता? यस और नो? इसमें वो थर्ड क्वांटिटी क्या है बोला, जिसको इसका ग्रेडियंट रिप्रेजेंट, ग्रेडियंट में कितना टेढ़ा है, क्या चीज होगी वो थर्ड क्वांटिटी? रेजिस्टेंस। वो क्या होगी? Resistance.
अब इसके अंदर इसका मतलब कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। क्या है इसके अंदर? आपको याद होगा हमने कहा था जब भी किसी कंडक्टर में से, किसी तार में से करंट गुजरता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसका टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस को क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है? रेजिस्टेंस कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। जब उस तार का, बाहर के टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, मैंने इसीलिए उस वक्त बार बार रिपीट किया था, एलडीआर और एचडीआर में हम बाहर के टेम्परेचर की बात कर रहे थे, जो ऊपर आके इफेक्ट करना है। मैं अंदर की बात कर रहा हूँ इस वक्त, दरमियान वाला बटन। हम इस वक्त अंदर की बात करें, जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो अंदर के पार्टिकल्स वाइब्रेट ऑलरेडी हो रहे होते हैं, जिनसे ये टकराते हैं, जिसकी वजह से हर कंडक्टर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो शो करता है। इनकी टकरों की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब कंडक्टर के पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मुझे लगता है वो तस्वीर दोबारा आपको दिखा के समझाऊंगा तो ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। जब भी किसी सड़क से इन्होंने गुजरना, और ऊपर है वो तो ये, इन्होंने जब गुजरना है तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस फेस करनी है, राइट। इनके रेजिस्टेंस फेस करने से क्या होगा, लाजमन कोलिजन्स होंगे, तो इस तार का अपना इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस हैं इस तार के अंदर, वो इंक्रीज करेंगी कि नहीं करेंगी? करेंगी। जब वो इंक्रीज करेंगी तो जो पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो इस सड़क पे नई ट्रैफिक आ रही है, वो जब आगे देखती है कि इस सड़क पे ऑलरेडी ऐसी ट्रैफिक मौजूद है जो जिग जैग गाड़ियां चला रही है, वन व्हीलिंग वाले मोटरसाइकिल वाले खड़े हैं, जिग जैग चला रहे हैं, तो वो जो ट्रैफिक, न्यू ट्रैफिक आ रही है, वो स्लो हो जाएगी सड़क पे एंटर होते हुए या तेजी से आएगी? स्लो हो गई। इसका मतलब है कि इस करंट के गुजरने ने, ये जो करंट का गुजरना है यहां से, इसने इसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देना है। हमने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट गुजरता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अब इधर आ जाते हैं। ये ग्रेडियंट भी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ग्रेडियंट क्या होता है बेटे? स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है बेटे? नहीं पता? Constant. शाबाश, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? जी थैंक यू जी। स्ट्रेट लाइन जब बनती है तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, राइट। अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है, और यहां पर ग्रेडियंट से क्या मुराद है? रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, राइट। रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। अब हमने भी थोड़ी देर पहले कहा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज, यस। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो यहां के बाद क्या होगा? ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। इज दैट राइट? ये जो पॉइंट आ गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट, क्या मैं कह सकता हूं ये जो पॉइंट है, दिस इज, इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यस और नो? ये लिमिट ऑफ Yes. प्रोपोर्शनैलिटी है। इसका मतलब है जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी है, या उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, वो कांस्टेंट रहता है जब तक टेम्परेचर में चेंज ना आ जाए। जब तक टेम्परेचर में चेंज ना आ जाए वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आता है वो कांस्टेंट, वो इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब है वो जो पीछे हमने पढ़ा था कि आई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वी, कि करंट डायरेक्टली रिलेटेड है किसके? वी के। दोबारा मैं 3-4 दफा इसको रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे पता है आपकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपकी भी रीच हो गई है। आई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वी, आई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, ये जब तक आई डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा वी से तब तक ग्रेडियंट रहेगा कांस्टेंट। ग्रेडियंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। तब तक ग्रेडियंट ने क्या रहना है? और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है तो फिर आई, वो ग्रेडियंट हमारा कांस्टेंट नहीं रहा, ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं रहा। ग्रेडियंट में कांस्टेंट चूंकि नहीं रहा, इसका मतलब है आई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वी इस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक तो ठीक है। इसके बाद ये बात ठीक, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सर आप मेरे लिए सर बेटे, सर रुको, मैं सर की बात सुनो।
जी सामने से। जी सर। सॉरी, नहीं पता, फोन करके पूछना पड़ेगा। आप पूछ लें, नहीं तो उधर से किसी टेंट वाले से मंगवा लें, कंपनी खरीदनी है, वहाँ किसी से खरीदनी है। थैंक यू, थैंक यू। इसका मतलब है वापस वापस, इसका मतलब है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच करने से पहले आपको याद करें, हमने जब ये फॉर्मूला परसों ड्राइव किया था तो हमने कहा था आई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वी का कांस्टेंट है 1/r। इसका मतलब है रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो आई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वी, वरना आई इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू वी। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, यहाँ तो कोई मसला। इसका मतलब है जब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता तब तक रेजिस्टेंस रहता है कांस्टेंट, रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता, और आई डायरेक्टली रिलेटेड रहता है वी के। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है रियल लाइफ में जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है जब आई डायरेक्टली रिलेटेड टू वी नहीं रहता। इस पॉइंट को हम मैथ की जुबान में कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या कहते हैं मैथ की जुबान में? ये जो आई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वी वाला चक्कर है, और हम कहते हैं इससे पहले वाला जो पार्ट था, इससे जो पीछे वाला पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ये यहां से यहां तक का पार्ट, हम कहते हैं until temperature does not change, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता, until gradient is constant, जब तक ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है, until resistance is constant, जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तब तक क्या होता है? the substance the behavior of the substance is said to be ओहमिक। हम उसके बिहेवियर को क्या कहते हैं? ओहमिक। क्या कहते हैं उसको? क्यों इसको ओहमिक कहते हैं? क्योंकि ओहम का लॉ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर I is directly related to V। I क्या होता है? डायरेक्टली रिलेटेड टू V है, या यूं कह देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका मतलब है यहां तक इसका बिहेवियर था ओमिक बिहेवियर, और यहां से इसका बिहेवियर क्या हो गया? नॉन ओमिक बिहेवियर। substances whose ratio of V to I remains constant। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होंगे ना जिनकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, इनकी हीट कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा हीटअप होने के बावजूद उनका टेम्परेचर, बेटा बलाज इधर नहीं ध्यान, बहुत ज्यादा हीटअप होने के बावजूद उनका टेम्परेचर चेंज, तो उनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? तो सब्सटेंसेस हुज रेशियो ऑफ V to I remains constant are called ohmic substances।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम पेंसिल नु की होया साडे नु बैटरी खत्म हो गई बैटरी कम रह गई है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अब आप नोट डाउन कर लें दिस वाज ऑल फॉर टुडे